नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई हलचल शुरू हो गई है। कर्मचारियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड के हैं, उन्होंने सरकार को एक अहम पत्र लिखकर जो है साफ कहा है कि सिर्फ वेतन आयोग की घोषणा कर देना काफी नहीं, बल्कि कर्मचारियों की बात जो है सीधे सुनी भी जानी चाहिए। पत्र में और क्या क्या मांग की गई है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विचार। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, उसके बाद चर्चा करेंगे मोबाइल डेटा पर लगने वाले टैक्स की, और अंतिम में चर्चा करेंगे गीता गोपीनाथ की वार्निंग। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग की बात होती है तो जब भी हम लोग शो की शुरुआत करते हैं सर, तो इसी नोट पर शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कब क्या क्या चीज़ें जो है अभी तक हुई हैं और क्या की उम्मीद अभी भी लगाई जा रही है। लास्ट जब भी बात हुई सर, तो कन्वीनर जो है एनसीजेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे भी चर्चा हुई थी और उन्होंने तो तमाम बातें कही। कहा गया कि कुछ बातें जो है सरकार को हम लोगों ने भेजी हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक चिट्ठी आ गई सर, एनसीजेसीएम के साइड की चिट्ठी है सर। क्या क्या मांग की गई, पूरा समझाइए मामला। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार इस बात का जिक्र अपने मनी सेंटर और दूसरे कार्यक्रमों में हम करते रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन का तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो जिस हिसाब से चल रही है वो वाकई कई तरह के सवाल पैदा करती है। इतनी सुस्त रफ्तार से जो चीज़ें चल रही हैं उसके गठन के बाद, अब नवंबर में सरकार ने आयोग का मेंबर अपॉइंट कर दिया, आयोग के जो चेयरपर्सन है उनके नाम का ऐलान कर दिया। उसके बाद से अब तक का, अब आप समझिए कि मार्च चल रहा है और अभी तक इसमें इस काम के बाद का कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। केवल दफ्तर अलॉट किया गया, बाकी जो कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरू होनी चाहिए थी। तो दरअसल अब जो स्टाफ साइड जो है एनसीजेसीएम, उन्होंने इसी चीज़ को लेके, इसी देरी को लेके एक बड़ी चिट्ठी जो है वो सरकार को लिखी है विशाल जी। कहा है सर कि बैठक जो है कराने की मांग कही गई है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से जल्द जो है बैठक जो है वो कराई जाए, ताकि कर्मचारी संगठन की जो बात है वो सीधे आयोग के सामने जो है उसको रखी जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है सर कि 31 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कोई जो है औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, ना ही किसी तरह का जो है आधिकारिक रूप से जो है पत्राचार जो है वो नहीं। तो हम लोग इसी बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि सरकार ने एक एक स्टेप करके चीज़ें की, लेकिन असली जो काम होना चाहिए साहब, आयोग के गठन को भी अक्टूबर नवंबर में हो गया। उसके बाद से जो मुख्य प्रक्रिया है कि कब आप जो कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ आप इन तमाम मसलों पर बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि वहीं से फिर वो रास्ता निकलेगा कि अब आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और वो कंसल्टेशन की दरअसल प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पा रही, और इसीलिए इस चिट्ठी में तमाम जो पिछला 7वां वेतन आयोग था उसका भी हवाला दिया गया, उसकी चिट्ठी को इसमें मेंशन किया गया है, एनक्लोज किया गया है जो चिट्ठी लिखी गई है। और उसमें कहा गया कि साहब, जब 7वां वेतन आयोग बना था तो उसके गठन के बाद हमारे पास बाकायदा चिट्ठी आई थी और हमको जो है मई में 2015 में बैठक के लिए बुलाया गया था, 1-on-1 बेसिस पे। हाँ, तो जो एनसीजेसीएम है उनकी जो स्टाफ साइड है उनके लोगों को वहाँ बुलाया गया था कि चर्चा पर चर्चा करते हैं। इस बार जो प्रक्रिया चल रही है वो कुछ प्रक्रिया ऐसी चल रही है कि सरकार ने एक पोर्टल बना दिया, पोर्टल बनाकर उसमें कह दिया कि साहब आप अपने सुझाव और बाकी चीज़ें भी दीजिए, और जो कर्मचारी संगठन अलग अलग हैं वो भी अपने जो मेमोरेंडम है उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ से अपनी चीज़ें दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके भी कई सवाल जो है वो इन संगठनों ने यहाँ पे उठाए विशाल। चलिए सर, आयोग की वेबसाइट पर जो है सवाल जवाब के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कई जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं। संगठनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ छोटे जवाब जो है वो देने तक के लिए जो है सीमित न किया जाए, उन्हें जो है पूरी मांगों की जो है विस्तृत मेमोरेंडम जो है वो भेजने की अनुमति जो है बिल्कुल। अब देखिए, सरकार ने 18 सवाल दे दिया आयोग ने, उस पर भी रार है सर कि इन 18 सवालों पर रार अलग है, लेकिन अब जब सवालों पे जो रेस्पॉन्स देना है उसकी वर्ड लिमिट तय कर दी है। 200 वर्ड पर आपको जो क्वेश्चनर है उसका आप जवाब दे सकते हैं। अब संगठन कह रहे हैं कि साहब हम आपको इसका विस्तृत जवाब देना चाहते हैं, आपने लिमिटेड वर्ड काउंट दे दिया कि इतने के भीतर ही दीजिए। तो कर्मचारियों की तमाम जो डिमांड्स हैं उसको हम कैसे इन 200 वर्ड्स में जो है वो लिखते हैं।
यही बात मेमोरेंडम के साथ भी है कि जो मेमोरेंडम के लिए भी जो प्लेटफॉर्म बना दिया है कि बोले कि हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है कि साहब डीए को लेके क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर को लेके क्या होगा, मेडिकल को लेके क्या होगा, जो तमाम उनकी जो ग्रेवियंसेस हैं और डिमांड्स हैं उसको लेके हमारे पास तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो इसीलिए एक डिमांड ये की गई है कि आप इसको ईमेल और हार्ड कॉपीज़ के जरिए भी लेने को स्वीकार करें। जी, चलिए सर, अब आपने तो कुछ मांगें जो हैं वो बता दी है, लेकिन पे स्केल, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस, मेडिकल सुविधाएं, टीए, डीए, एलटीसी और छुट्टियां, एडवांस और पेंशन और रिटायरमेंट लाभ की जो बात है वो भी जो है सब मांग की जो लिस्ट है उसमें ये पूरा अच्छा बकेट है सर। इसके अलावा जो है ओपीएस को लेकर भी जो है बात हम लोग करते रहते हैं सर। पुरानी पेंशन को लेकर कहा जाता है, कम्यूटेशन पेंशन की जो बात है उसको कहा जा रहा है कि 15 साल से जो है 11 साल तक किया जाए, और भी बातें सामने आ रही है सर। लेकिन देखना होगा कि सरकार से जो है कब जो है इनको बुलाया जाता है, इनकी बातों को सुना जाता है। और हालांकि कल 10 मार्च इसमें एक मसला और भी है, एनसीजेसीएम का जो इनकी मांग है कि साहब ईमेल से लें या आप हार्ड कॉपी में लीजिए। दरअसल वो एक चीज़ ये भी दर्शाती है कि जो आप अपने पोर्टल पे मेमोरेंडम को ऑनलाइन लेना चाहते हैं उसमें किसने क्या भेजा, क्या इसका कोई रिकॉर्ड रहेगा। जो एनसीजेसीएम जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमको कोई डायरेक्टली आयोग की तरफ से एड्रेस नहीं किया गया कि किसी भी कंसल्टेशन या मेमोरेंडम वगैरह के लिए। ये भी वो एक चीज़ को मान के चल रहे हैं कि साहब हमको आपको आमंत्रित करना चाहिए था जैसा 7वें वेतन आयोग में किया गया। तो जो व्यक्ति जो आपको आवेदन दे रहा है या जो संगठन दे रहा है उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा कि किसने क्या मांग रखी। तो ये भी एक मसला है। जो संगठन भी अपनी मांगे रखेंगे वो किस तरह से आम जनता को बताएंगे। भाई आपका मान लीजिए संगठन है, उसमें सपोज मान लीजिए 5 लाख या 4 लाख कर्मचारी हैं जी। अब आपने पोर्टल दे दिया है कि इस पोर्टल के जरिए आपका मेमोरेंडम जा सकता है। आपको अपने कर्मचारियों को भी बताना है कि साहब हमने ये मांग रखी है, तो वो मांग आप कैसे बताओगे कि हमने ये पोर्टल पे रख दिया है। उसका कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इनको या तो इस तरह की व्यवस्था की गई हो पोर्टल पे कि जहाँ पे कि आपको उसका रिसीविंग टाइप का दिया जाए, रिसीविंग भी दिया जाए, जो आप दे रहे हैं उसका पीडीएफ या किसी फॉर्म में आपका पूरा, या तो चिट्ठी आप अपनी अपलोड कर पाएँ वहाँ पे पूरी। तो ये भी कुछ मुझे लगता है टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको के एड्रेस करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब सर कर्मचारियों की मांग की बात हो रही है सर, तो जब हम लोगों ने कन्वीनर साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं विशाल अपनी अपनी मांग जो है डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 3.25 फिटमेंट फैक्टर और कोई कई डिमांड्स हैं सर, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको जो है समराइज करने की कोशिश की जाएगी। ये फ़ायदा इसलिए भी पहुँचाएगा सर, एक तो 8वें वेतन आयोग को समझने में आसानी होगी कि हाँ भाई चलिए एक जो है समराइज़ होकर चीज़ें सामने आ गई हैं। दूसरी बात है कि तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स जो आएंगे सामने आएंगे, तमाम पक्ष के लोग जो आएंगे उसको मतलब समझना भी अपने आप में एक बड़ा कठिन मामला हो जाएगा, तो इसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में देखिए मोबाइल डेटा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उतना ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है जितना जो है बिजली और पानी। सुबह उठते ही सोशल मीडिया आपको काम देता है, काम के जो है ईमेल्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, हर चीज़ जो है इंटरनेट पर टिकी हुई। लेकिन अब इसी मोबाइल डेटा को लेकर एक नई बहस शुरू होगी। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत में जो है मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। अब देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल देखिए मोदी सरकार जो है मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर अलग से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि इससे एक तरफ सरकार को हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं और बच्चों में जो है बढ़ती स्क्रीन एडिक्शन की समस्या को भी जो है काबू करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव ने नई बहस जो है वो छेड़ दी है। क्या डेटा पर टैक्स लगाना सही कदम होगा या नहीं, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर ये तो बड़ा गंभीर मामला है। कल तक तो हम लोग यही चर्चा करते रहते थे कि हमारा आपका मोबाइल है या दुनिया का जितना मोबाइल है उसको जो है टैरिफ बढ़ने पर जो है दिक्कत होने लगेगी। अब तो कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट आप चला रहे हैं, घंटों घंटों चला रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगेगा। नहीं देखिए, इस जो पूरी मुहिम है इसके पीछे असल में सरकार की टेलीकॉम कंपनियों से ज़्यादा कमाई का एजेंडा एक तरह से दिखाई देता है यहाँ पे, कि टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू की स्ट्रीम को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इसी को लेके जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक रिव्यू बैठक हुई है टेलीकॉम सेक्टर को लेके,
और इसमें इस बात का निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिया गया है या टेलीकॉम मिनिस्ट्री को दिया गया है कि साहब आप उन तरीकों को देखें जहां से कि रेवेन्यू आ सकता है, एक चीज़। उसमें दूसरी एक बड़ी चीज़ जो कही गई है, निर्देश दिया गया, वो ये कि आप ये देखें कि देश में किस तरह से कंस्ट्रक्टिव डेटा यूसेज या पॉजिटिव डेटा यूसेज को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो नेगेटिव डेटा यूसेज है उसको डिस्करेज किया जा सकता है। नेगेटिव डेटा यूसेज में क्या आ गया आपका, जैसे कि लोग गेमिंग कर रहे हैं या और किसी तरह के एडिक्शन है जहाँ पे कि आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एडिक्शन लग रहा है, गेम खेल रहे हैं बच्चों में ख़ास तौर पे। तो इसको डिस्करेज करने के लिए और पॉजिटिव उसका डेटा यूसेज पॉजिटिव रहे, उसके लिए सरकार के दिमाग में अब ये बात आ रही है कि क्या यहाँ से कमाई को निकाला जा सकता है, क्या यहाँ से कमाई की जा सकती है। इसके निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिए गए हैं कि वो इस पूरे मसले को विशाल एग्जामिन करें जी। अब अगर ये होता है तो सीधे तौर पर यह है कि आपका जो जितना आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस पर एक टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। तो यहाँ से सरकार के पास एक नई कमाई का जो है साधन, और कमाई अगर हुई तो तगड़ी सरकार कमाई यहाँ से ले सकती है। जी, मेरे पास डेटा है सर, सरकार को कितनी कमाई हो सकती है ये हम बता देते हैं। देखिए, एक तो जैसा कि सर ने कहा कि भारत में जो है मोबाइल डेटा का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए तो देश में लगभग जो है 229 यानी 229 अरब जो है जीबी डेटा का इस्तेमाल हुआ। अगर मान लें कि ₹1 प्रति जीबी टैक्स लगाया जाए तो सरकार को लगभग 22,900 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त कमाई हो सकती है। सर, ये तो बड़ी कमाई की बात हो रही है। कल ही हम लोगों ने जो है मनी सेंटर में बात की थी कि जो है 19,000 करोड़ रुपए जो है बैंक बैलेंस जो है मिनिमम बैंक बैलेंस की वजह से सर बैंकों ने कमाई कर ली। उस डेटा को आप बड़ा अच्छे तरीके से बता देते हैं कि विशाल 19,000 करोड़, ये भी बड़ा अच्छा डेटा है। 22,900 करोड़ एग्जैक्टली एक साल का ₹1 जीबी का अगर सरकार चार्ज आपसे लेती है, पर जीबी यूसेज का चार्ज अगर सरकार वसूलने लगे आपसे ₹1 ले, तो ये तगड़ा 22,900 करोड़ रुपए जो 229 बिलियन जीबी भारत में, और चूँकि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन वाले देशों में जो है शुमार होता है, तो इस लिहाज से ये बड़ी चीज़ है। अभी सरकार की कमाई अगर आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर से, तो एक तो लाइसेंस फीस आपसे ली जाती है, एक आप स्पेक्ट्रम की जब ऑक्शनिंग सरकार करती है, बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो जो ऑक्शन करती है उस ऑक्शन में एक मुश्त रकम मिलती है। उसके अलावा सरकार स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज लेती है, तो जिन दोनों चीज़ों को मिलकर लाइसेंस फी और एसयूसी को मिलाकर आपका एजीआर का कंपोनेंट बनता है। इसके अलावा जो आप रिचार्ज कराते हैं उस पर 18% का जीएसटी सरकार कंज्यूमर से सीधा वसूलती है। अब सरकार को लग रहा है कि यार इन सब के, और चूंकि एजीआर का मसला लगातार चल रहा है जिस पर कि एयरटेल और वोडाफोन दोनों, वोडाफोन चूंकि कोर्ट में केस जीत भी आई और सरकार से राहत भी पा गई, जिसमें माना जा रहा है कि लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, यानी सरकार के खजाने को 27,000 करोड़ रुपए की एक तरह से अगर कहें तो वो चोट लग सकती है। एयरटेल इसी मसले को लेकर कोर्ट का रुख करने वाली है। तो सरकार हो सकता है ये सोच रही हो कि साहब एक जो झटका एजीआर बकाये पे हमको लग सकता है, कैलकुलेशन को लेके, मैथमेटिकल एरर को लेके ये जो बातें आ रही हैं, तो क्यों ना नया तरीका निकाला जाए। और इसीलिए डीओटी को 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया कि 30 सितंबर तक आप इस मामले को एग्जामिन करके पूरी रिपोर्ट दीजिए कि क्या ये फीजिबल है। हालांकि बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये इस तरह का शुल्क या टैक्स लगाना डेटा यूसेज पे वो आसान सरकार के लिए विशाल नहीं होगा। तकनीकी रूप से इसको जो है लागू करना वो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, इससे कहा जा रहा है कि इंटरनेट महंगा भी हो सकता है। भारत की बिल्कुल महंगा होगा, इंटरनेट तो महंगा, अगर आप पे चार्ज लगेगा तो डेफिनेटली इंटरनेट महंगा होगा। जी, और भारत की जो है डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स को भी कहा जा रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा सर कि पहले ही यूजर्स पर जो है अच्छी खासी मार पड़ रही है, रिचार्ज करते हैं उस पर भी 18% जो है जीएसटी, पिछले साल भी बढ़ोतरी हुई थी, इस साल भी कहा जा रहा है कि जो है आरपू बढ़ाने की आड़ में जो है हम कीमतें बढ़ाएंगे। तो अलग से अगर डेटा पर टैक्स लगा सर तो और तो महंगाई की मार पड़ने वाली है ही। लेकिन इसी बीच चलिए सर इस बैठक में और क्या क्या और अहम फैसले हुए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा फेवरेट टॉपिक है सर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल में जो है कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना है। कुछ दिन पहले अगर आप जो है हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो बीएसएनएल की कहानी हम लोगों ने की थी सर, वहाँ दिक्कत जो है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आफ्टर 78,000 लोगों को जो है वीआरएस देने के बाद अब कहा जा रहा है कि और कमी करने की ज़रूरत है।
नहीं, बिल्कुल 54,000 करोड़ 54,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय अभी भी बीएसएनएल के पास हैं। बीएसएनएल को एफिशिएंट बनाने के लिए सरकार अपनी तरफ से, देखिए, उस जब हम उस मसले पर भी बात कर रहे थे बीएसएनएल की, हमने तब भी इस बात को बार बार कहा था कि सरकार दरअसल अपनी तरफ से कम इस डिस्पेंसेशन में या मौजूदा सरकार में इस बात की लगातार कोशिश हो रही कि बीएसएनएल को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जा सके, बीएसएनएल को किस तरह से रिवाइव पूरा का पूरा जो युद्ध का मैदान है, जंग का मैदान है, उसमें एक योद्धा या इसमें एक खिलाड़ी के तौर पर लेकर आया जा सके, पेश किया जा सके। और इसीलिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही, इसीलिए कोशिश की जा रही कि 4G 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज इसमें बीएसएनएल की बहाली हो। लेकिन बीएसएनएल का जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है दरअसल वो इतना लचर और इतना सुस्त और ढीला है कि वहाँ से उसको रिवाइव कराने में सरकार को मशक्कत करनी पड़ रही है। और उस पर एक बड़ा फैक्टर जो है, जो हमने तब भी डिस्कस किया था, वो है बीएसएनएल के कर्मचारियों की भारी भरकम तादाद, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू बीएसएनएल को आता है उसका तकरीबन 30% हिस्सा सैलरी और बाकी के जो कर्मचारियों के जो उनके पर्क्स हैं या बाकी के जो भत्ते हैं वहाँ चला जाता है। 30% आपके रेवेन्यू का हिस्सा अगर एम्प्लॉय कॉस्ट में चला गया तो फिर कंपनी के पास अपने केपेक्स के लिए पैसा दरअसल बचता नहीं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, आप उसका कंपैरिजन कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर से। बिल्कुल, उनका 6 से 7% है। प्राइवेट कंपनियों का एम्प्लॉय कॉस्ट 6 से 7% है, आपका 30% है। आप लगा लीजिए 3-4 गुना ज़्यादा जो है आपका बैठ रहा है यहाँ पे। प्लस ऐसी घटनाएं जो सामने आ जाती हैं कि जब कहा जाता है कि 30-30 लोग 50-50 लोग का अमला जो है। एग्जैक्टली। चलिए सर, अब इस बैठक में और क्या क्या अहम मुद्दे पर जो चर्चा हुई वो भी समझ लेते हैं। टेलीकॉम उपकरणों का जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, ये एक बड़ा मसला था। और दूसरी बात है जो प्रवीण सर से मैं समझने की कोशिश करूंगा सर, कि समुद्र के नीचे बिछी जो अंडर सी इंटरनेट केबल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने की बात कही जा रही सर। इस कहानी को मैं सीधे ले चलूँगा ईरान इजराइल वॉर के क्षेत्र में। जैसा कि आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि विशाल आज की ताज़ा खबर है कि अंडर द सी जो केबल्स हैं उनको जो है बहुत नुकसान पहुंचा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर जो है अब थोड़ी सी जो है दिक्कत आ सकती है। क्या है ये खबर और इसको लेकर क्या ये फैसला लिया गया? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये तो मीटिंग हुई थी 7 जनवरी को, जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। तो तब उस मीटिंग में ही टेलीकॉम सेक्टर की जो रिव्यू मीटिंग है उसमें ही इस बात को पे जोर दिया गया था कि साहब, जो अंडर सी जो आपकी जो केबल्स जा रही हैं, जो कनेक्ट करती हैं, दरअसल डेटा के ट्रांसफ़र का जो जरिया है, ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल समुद्र में पड़ी हुई हैं, तो उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वहाँ पे मेंटेनेंस किस तरह से, उनका मरम्मत किस तरह से हो सकती है, इन सब तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक तरह से लड़ाई या जो ईरान इजराइल और अमेरिका की जो एक जंग छिड़ी हुई है, उसमें सबसे बड़ा खतरा इस बात का पैदा हो गया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही हैं, वहाँ अगर डैमेज हुआ तो भारत के लिए इसका बड़ा असर हो सकता है। आप ये समझिए कि इंटरनेट स्लो होने से लेके ग्लोबल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ तक इसके असर दिखाई दे सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि आफ्टर गैस, पेट्रोल, डीजल, अब इंटरनेट पर आफत आने वाली? बिल्कुल, भारत का जो डेटा ट्रांसफ़र करना या इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है सीज के थ्रू, केबल्स के थ्रू, उसका 95% हिस्सा दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो अब केवल ऐसा ही नहीं कि साहब तेल और आपकी गैस ही वहाँ से आ रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्रिटिकल है भारत की इकोनॉमी के लिए कि वहाँ से आपका जो पूरा का पूरा जो डेटा कनेक्टिविटी है या इंटरनेट है, वो सब अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा आपका लैपटॉप या हमारा आपका ब्रॉडबैंड और मोबाइल से चलने वाला जो इंटरनेट है, वो सब दरअसल यहाँ पे खतरे में विशाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, एआई इंफ्रा जो है, डेटा सेंटर्स का जो इंफ्रा है, इससे जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब के सब अगर, और एक और चीज़ है इसमें, यहाँ से भारत का जितना भी जो डेटा ट्रांसफ़र और या इंटरनेट का जो पूरा हिसाब किताब है, वो दरअसल समुद्र में जो केबल्स का जो नेटवर्क है या सिस्टम्स हैं, वो 10-12 केबल्स के सिस्टम्स पे टिका हुआ है। और उसमें 1 या 2 केबल भी अगर आपकी डैमेज होती हैं तो पूरे के पूरा जो इंटरनेट है वो पूरी की पूरी गतिविधि में गड़बड़ी पैदा हो सकती है यहाँ पे विशाल। चलिए सर, अब चूँकि आप बड़ा अच्छे से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान इजराइल अमेरिका वॉर को समझा रहे हैं, तो अगली कहानी सर इसी से जुड़ी हुई है। वेस्ट एशिया में जो है बढ़ते तनाव के बीच भारत की जो है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंता सामने आ गई।
रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि भारत के पास तेल और गैस का जो है स्ट्रैटेजिक भंडार सीमित है, जबकि देश जो है अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा जो है आयात से पूरा करता है, यानी इम्पोर्ट हम करते हैं। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में संकट गहराता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर अगर रुकावट आती है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई जो है और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ सकता है। असर उसी बात को आप कंटिन्यू करिए और ये बताइए कि अब ये चिंता, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ग्लोबल इकॉनमी पर, गीता गोपीनाथन की वार्निंग पर, लेकिन पहले इस पर कमेंट कीजिए। नहीं, बिल्कुल S&P की जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि भारत के लिए ये लड़ाई एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है, और उसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि भारत का जो स्टॉक जो है क्रूड ऑयल हो या LPG और LNG का हो, ये स्टॉक जो रखने की कैपेसिटी है वो इतनी कम है कि उसका असर फिर पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो अगर हम LPG LNG की बात करें तो LPG का आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी जो है 25 से 30 दिन की है। इसी तरह LNG की सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन की कैपेसिटी यहाँ पे हमारे पास विशाल मौजूद है। देखिए सर, लड़ाई को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 10 से 12 दिन ही हुए हैं, और अभी से ही आप देखिए तमाम खबरें आप देख लीजिए, लंबी लंबी लाइन, लोग गैस लेकर खड़े हैं। मतलब अभी से ही जो चिंता है वो बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। लोगों को ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। LPG के जो सिलेंडर्स हैं, सरकार हालांकि बार बार कह रही है कि साहब किसी तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक पाइल है इसका LPG का, गैस सिलेंडर का। लेकिन अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग जो आप वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे गैस एजेंसीज़ के बाहर लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं सिलेंडर लेने के लिए, जो कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू खपत के लिए सिलेंडर लेने के लिए हैं। तमाम जो कमर्शियल यूसेज वाले जगह हैं, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का मामला हो जहाँ पे कि केवल कोल्ड स्नैक्स मिलेंगे, वहाँ पे आपका मेन कोर्स या बाकी के जो वो हैं उसमें गैस की जो अवेलेबिलिटी ख़त्म होने की वजह से वो नहीं है। माना ये जा रहा है कि IRCTC भी इस बात पे विचार कर रही है कि ट्रेनों में कैटरिंग की सर्विस को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए। तो इस तरह की जो LPG की जो क्राइसिस है या रसोई गैस की जो क्राइसिस है वो एक देश में यहाँ पे बढ़ती हुई विशाल दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर कि इसके रिलेटेड कोई डेटा आपके पास है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोग कितने मात्रा में जो है LPG LNG को लेकर आते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम क्रूड की बात करें जी, तो भारत का जो है पर डे का 58 लाख बैरल पर डे की खपत क्रूड की है। इसमें 25 से 27 लाख बैरल जो है पर डे की जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। तकरीबन आधा हिस्सा आपका सीधा वहाँ से आ रहा है। 55% जो LPG है वो उसका जो कंजम्पशन देश में होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका आ रहा है, और इसी तरह 30% LNG जो है वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो पूरी तरह से इकोनॉमी दरअसल, या आपकी जो एनर्जी की जो जरूरत है आपकी क्रूड ऑयल से लेकर LPG LNG तक, ये सारा का सारा आपका ईरान से सटे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पर ही टिका हुआ है। दुनिया भर की असल में सप्लाई जो है क्रूड की, उसका 20% उसी एक छोटे से आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहाँ से निकलता है। तो न केवल भारत बल्कि एशिया के जो बाकी के जो देश हैं जो नेट इम्पोर्टर हैं एनर्जी के, दरअसल उन सबके लिए ये समस्या है। क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है, हमारे लिए समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है और कुछ पैनिक फैलता हुआ भी विशाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग इंडक्शन कुक टॉप की बात कर रहे थे, आपको याद होगा न्यूज़ रूम में। आप समझिए कि उसको लेके मारा मारी शुरू हो गई है। 20% एकदम से सेल्स में इजाफा हुआ है। उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहाँ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अजब लेवल की मारामारी चल रही है सर। भले धरातल पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। अब देखिए, वेस्ट एशिया की एक लड़ाई सीधे तौर पर भारत को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। मैं आपसे पूछ रहा था बॉस कि इस लड़ाई में हम लोग कहीं नहीं है। बिल्कुल। दो मुल्क जो कहीं हमारे आसपास भी नहीं है वो लड़े, उसका इम्पैक्ट हमारे को इतना पड़ रहा है कि समझ जाइए कि पेट्रोल, डीजल, CNG गाड़ी में CNG भराने को लेकर भी जो है संशय मचा हुआ है। तो S&P ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी कहा है, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का।
भारत की ज़रूरत का लगभग 88% हिस्सा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी आप पूरी तरह से टिके हुए हैं अगर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। पावर लेकिन प्रोडक्शन को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो भी आपकी एनर्जी ज़रूरतें हैं वो सबके लिए आप पूरी तरह से जो है वो इंपोर्ट पे टिके हुए लेकिन हैं। सर जो डेटा बता रहे थे, पढ़ रहे थे, मैं उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का जो आप डेटा बता रहे थे कि विशाल मात्र 20 से 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 60 दिन, 65 दिन, क्या इसको हम लोग को बढ़ाने की बात नहीं सोचनी चाहिए थी? बिल्कुल, ये आसाम के डिगबोई में, यहाँ हम लोग मुद्रा पोर्ट में, हमारे पास 7,500 किलोमीटर की कोस्टल रेंज है। क्या हम लोग वहाँ अपने आप को स्ट्रैटेजिक जो है ऑयल रिजर्व्स बनाने के बारे में नहीं सोच सकते थे? अब देर हो गई सोचने में। जिस तरह से सेमीकंडक्टर और चाइनीज रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स को लेकर हम लोग को सताया जाता है, क्या इस मामले को लेकर भी हम लोग को ऐसा ही सताया जाएगा या सरकार कुछ जागेगी? नहीं, बिल्कुल, जिन चीज़ों पर आप पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं वहाँ एक स्ट्रेटजिक अप्रोच ये कहती है कि आपको बरसों पहले, दशकों पहले दरअसल इस चीज़ का पूरा आपको इंतजाम करना चाहिए था कि भारत की ज़रूरत कितनी है, और अगर कोई कंटिंजेंसी होती है, अगर कहीं सप्लाई लाइन्स डिस्टर्ब होती हैं तो हमारे पास क्या 1 महीने 2 महीने चलाने लायक रिजर्व होंगे, इतना स्टॉक पाइल होगा हमारे पास? उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, और अब से नहीं, बहुत पहले से इन चीज़ों को किया जाना चाहिए था। अब तो सरकार फिर भी इन चीज़ों को बढ़ा रही है, कैपेसिटी को एनहेंस कर रही है, लेकिन पहले दरअसल इन सब चीज़ों पर कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं जहाँ पे कि आप एक रिजर्व को तय करते। हम हर साल फूड सिक्योरिटी के लिए एक बफर स्टॉक रखते हैं, जी गेहूं का भी, धान का भी, जी। मतलब चावल का भी और गेहूं का भी। उसी के जरिए जब आपका मार्केट में स्टॉक कम हो जाता है तो आप उसी बफर स्टॉक से गेहूं और चावल को निकालते हैं और उसको आम लोगों में बांटते हैं, ओपन मार्केट के जरिए उसको बेचने की प्रक्रिया करते हैं। यही फूड सिक्योरिटी जितनी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी दरअसल आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी है। जी चाहे पावर हो, चाहे घरों में जलने वाली बिजली हो जिसकी डिमांड देश में हर साल बढ़, या फिर बाकी आपका क्रूड और आपकी एलपीजी रसोई गैस जैसी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो। अब इसको लेकर अभी तक देश में दरअसल कोई बड़ा काम किया नहीं गया। और देखिए, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले साल 12 दिन जंग चली थी इजराइल और ईरान के बीच में, और तब भी इस बात को लेके इस चीज के आसार पैदा हुए थे कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, अगर बंद हुआ तो भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हमने उस वक्त के जो हालात थे उससे कोई सबक लिया या नहीं लिया? नहीं लिया था। ये सवाल 10-12 दिन हुए हैं, जंग हुए हैं, और अभी हालत देखिए भारत की कैसी होगी। चलिए सर, अब ग्लोबल इकॉनमी पर बात करते हैं। आप जो है IMF की पूर्व जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और अच्छा इकोनॉमिस्ट माना जाता है इनको, गीता गोपीनाथन, इन्होंने कह दिया है सर कि अगर ईरान में जो है लंबे समय तक युद्ध चला और तेल की कीमतें बढ़ी, तेल महंगा हुआ, तो 2026 में दुनिया की जो आर्थिक विकास दर है, यानी जो ग्रोथ है, वो धीमी पड़ सकती है। तो जो इस तरह से हम लोग कहते थे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में जिस तरह से चेंजेस, वहाँ का स्लो डाउन आने की बात है, अब वहाँ भी भाई दिक्कत आने लगेगी। नहीं, अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा या इजराइल की पे या बाकी के मिडिल ईस्ट। अब दुबई को, मतलब मोटे तौर पर आप इस चीज़ को मैक्रो लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए। बाकी तो जो उन्होंने बातें इन्फ्लेशन को लेके की या ग्लोबल ग्रोथ को लेके की है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को समझिए। दुबई को एक सेफेस्ट हब माना जाता था दुनिया का, फाइनेंशियल हब था दुनिया का बना। दुनिया भर के रईस दुबई में जाके घर खरीदते सर थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर, यहाँ के पेपर में ऐड छपता था कि दुबई आइए, यहाँ बड़े 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में मीटिंग बुलाई जाती थी। मीटिंग क्या कहिए, एक दिवसीय कार्यक्रम होता था। आइए आप दुबई में कैसे निवेश करेंगे, इसके लिए जानकारी दी जाती थी। नहीं, आप रील्स देख लीजिए, दुबई में इन्वेस्टमेंट, दुबई में घर कितने सस्ते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को लेके। और जैसे जैसे देखिए भारत के मेट्रोज में कम से कम जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ी, लोगों ने भारत के बाहर भी डेस्टिनेशन तलाशने शुरू किए। बहुत से लोग टैक्स से बचने के लिए दुबई, आपको याद होगा जब क्रिप्टो पे सरकार की सख्ती हुई तो तमाम जो क्रिप्टो एक्सचेंज थे उनके फाउंडर दुबई जाके उन्होंने बेस बना लिया, भारत से बेस ही अपना हटा लिया। तो तमाम जो रईस तबका है भारत का और दुनिया भर का, वो दुबई में ट्रेडिंग के लिए, अपने कारोबार के लिए या रहने के लिए ही सिर्फ वो दुबई को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानकर चलते हैं। दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, और ऐसे तमाम मिडिल ईस्ट के ठिकाने। अब जब से दुबई पर ईरान
एक रैंडम फायर कर रहा है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, उसे जहां ठिकाना, रेकलेस फायरिंग एक तरह से अगर आप कहें, जिसका अंदाजा ना इजराइल ने लगाया था ना अमेरिका ने लगाया था कि ईरान इस तरह का रिटेलिएट कर सकता है कि साहब दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर ड्रोन गिर रहे हैं। ये परिस्थितियां ये बताती हैं कि लोगों को जाने में फिर डर लगने लगेगा। कोई ये सोचेगा कि मेरा साहब जहाज उड़ने को पता चला कि उस पर आसपास ड्रोन गिर गया, तो इससे एक सेंटीमेंट खराब होगा और वो फ्यूचर के लिए भी खराब हो सकता है जिन जगहों को सबसे सेफेस्ट माना जाता था। और ये असर फिर पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक, अब ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत से सस्ता गोल्ड जो है वो दुबई में हो गया है, इस वजह से कि कोई खरीदार अब वहाँ नहीं बचा, तो लोग अब डिस्काउंट पे गोल्ड को बेचना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये दरअसल फिर पूरे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमीज में एक खराब जो है वो असर डालने वाली साबित होंगे। और वही बात गीता गोपीनाथ अपने जो उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। अब सर आप वो डेटा भी बता दीजिए कि कितनी जो है डिक्लाइन आएगी अगर दुनिया के आर्थिक विकास दर में अगर इस तरह के जो आएंगे, तो कहा जा रहा है कि 0.1 से 0.2% की कमी हो सकती है। और जो महंगाई दर वाला आंकड़ा है वो भी प्लीज आधा % की महंगाई बढ़ाने की भी बात कही जा रही है कि आधा % इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। भारत में भी इन्फ्लेशन के बढ़ने की कई जो एजेंसीज हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब फरवरी का जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो बड़ा हो सकता है और मार्च का भी इन्फ्लेशन का नंबर बड़ा आ सकता है। उसके पीछे तो एक तरफ ये भी है सर कि जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है 11-12 से हटाकर, न केवल बेस ईयर बल्कि चूंकि पूरा का पूरा बास्केट जो ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने वाला या मिडिल ईस्ट से आने वाला सामान है वो पूरी पूरी सप्लाई चेन बाधित हो गई है। रूस से भी अगर आप तेल लेकर आ रहे हैं तो अब उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है या आपको दूर से लेकर आना पड़ रहा है। मान लीजिए अमेरिका से अगर आप LNG लेकर आते हैं तो उसकी कॉस्ट आपकी ईरान के रास्ते आने वाली जो LNG है उससे आपको महंगा पड़ने वाला है। इसका मतलब आपको देश में भी दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो ये फिर एक स्पाइरल जो इफेक्ट है ये पूरा का पूरा यहाँ पर फिर विशाल दिखाई दे सकता है। OMCs के लिए भी आफत है सर, ONGC, HPCL, BPCL, IOCL तमाम इनके मार्जिन्स पे जो है वो प्रेशर अब बढ़ सकता है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, गीता गोपीनाथ ने ये भी कहा कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, वैश्विक व्यापार में तनाव, लेकिन मौजूदा हालात में नया बड़ा संकट आने पर जो है इन लोगों को और संभालना मुश्किल हो सकता है। तो ये मामला क्या है, इसको भी समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जैसा बताया जाता है। अर्थव्यवस्था मजबूत तो अब आप ऐसे समझिए, और जिसको हम लोग संभवतः कल भी हम लोगों ने इस बात को जिक्र किया था। देखिए 2020 में कोविड आया, 19 के आखिर में 20 से इफेक्टिवली कोविड का असर दिखना शुरू हुआ दुनिया भर पर। तो पूरी दुनिया उससे अनसेटल हो गई। पूरा 20 रही अनसेटल, पूरा 21 रही। 2 साल पूरे लोगों के लॉकडाउन में चले गए। पूरे कारोबार भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो MSME, छोटे कारोबार, सबका सब पूरा धंधा एक तरह से बुरी तरह से चौपट हुआ और फिर लोगों को रिकवरी में वक्त लगा। इकॉनमी में सरकार को अपने खजाने खोलने पड़े, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में। लोगों को पैसे बांटने पड़े, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना पड़ा। अमेरिका जैसे देशों में $2000-4000 लोग सरकारों ने दिए। तो एक वो क्राइसिस आई। उस क्राइसिस से निकलते तो साहब 2022 की ठीक शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। उसने पूरी दुनिया को गड़बड़ा दिया और वो जंग अभी तक चली आ रही है। वहाँ से निकले थे 2023 के अक्टूबर में, 7 अक्टूबर की घटना है, इजराइल पे हमास ने अटैक कर दिया एकदम। और उसके बाद इजराइल ने जो बदला लेना शुरू किया तो वो जंग भी अभी तक पूरी तरह से थमी नहीं। गाज़ा को पूरा का पूरा नेस्तनाबूद इजराइल ने कर दिया। अब वहाँ से मामला थोड़ा बहुत सेटल होता तो लेबनान और फिर ईरान, ये नई जंग यहाँ पे शुरू हो गई। हूतीस का यमन में और सीरिया में लगातार लड़ाइयाँ चालू हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया जब इस तरह से एक अनसेटल्ड फेज में चल रही है, बीच में 2025 में साहब की शुरुआत में ही ट्रंप साहब आ गए। तो ट्रंप साहब ने आते ही टैरिफ लगा दिए। पूरा एक साल 2025 आपका उस टैरिफ के चक्कर में मार्केट्स, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 18 महीने से मार्केट्स का रिटर्न 0 है। तो पूरी दुनिया दरअसल ऐसे हिचकोले खा रही है कि वहाँ पे इकोनॉमी संभले कैसे और मजबूत खुद को कैसे बनाए। तो ये हालात दरअसल मुझे लगता है कि अब दुनिया ज़्यादा वल्नरेबल हो गई अगर आपसे आप 15-20 साल पहले को देखेंगे उसके मुकाबले। चलिए सर, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला।
तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। और जाते जाते आपको बता दें कि कल यानी 12 तारीख को जो है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम समिट होने वाला है मुंबई में। वहाँ जो है चीफ गेस्ट जो है देवेंद्र फडणवीस साहब आएंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और कई गणमान्य लोग जो है वो शिरकत लेंगे, नवनीत मनोज साहब, नीलेश शाह साहब, विजय खेड़िया साहब। तो कल आपसे विशेष अनुरोध है कि कल जो हमारा चैनल है उस पर आप लाइव देखिए क्या बातें हो रही हैं और अपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत कीजिए। और जाते जाते हमारा एक प्रोमो भी है, उसकी भी झलक ले लीजिए। मंच है तैयार, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे साल रहता है इंतजार। Money9 फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 2026। यहां होगी बात कमाई, बचत और इन्वेस्टमेंट की। और ये साल आपके बटुए के लिए कैसा रहेगा? जंग हो, टैरिफ हो या AI का दौर, आपकी जेब पर क्या होगा असर? दिग्गज देंगे बेबाक राय, हर सवाल का मिलेगा सीधा जवाब। तो तैयार हो जाइए, 12 मार्च 2026 गुरुवार Money9 के YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखिए लाइव फाइनेंशियल फ्रीडम समिट सीजन 4। मिस मत कीजिएगा।